गुड मॉर्निंग। मैं अनुभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एलबीएस कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक। वे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा को प्रभावित करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब लिगेंड मेटल के पास आते हैं तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स का विभाजन हो जाता है और इन विभाजित डी कक्षक जो होंगे उनमें दोनों में जो ऊर्जा का अंतर होगा, विभाजित डी कक्षकों में ऊर्जा के अंतर को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा। इसे हम tan dq या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम ये फैक्टर्स लेंगे एक एक करके। फर्स्ट फैक्टर है चार्ज ऑन मेटल आयन। मेटल आयन पर यदि आवेश बढ़ता है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान बढ़ेगा। यदि मेटल आयन पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी या चार्ज बढ़ता है तो स्प्लिटिंग एनर्जी का मान बढ़ेगा। तो फर्स्ट है इसके अंदर, यदि मेटल आयन सेम है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है Fe+2 कॉम्प्लेक्स और एक Fe+3 कॉम्प्लेक्स। दोनों ही कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हैं और दोनों ही लिगेंड में लिगेंड सेम है, लेकिन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं Fe+3 के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने, यदि हमारे पास कोबाल्ट के दो कॉम्प्लेक्सेज हैं, कोबाल्ट+2 कॉम्प्लेक्स और कोबाल्ट+3, इसमें लिगेंड सेम है और ज्योमेट्री यदि सेम है तो कोबाल्ट+3 के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि यदि मेटल आयन अलग अलग हैं और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसके लिए एग्जांपल हमने लिया है वेनेडियम 2 कॉम्प्लेक्स है, एक हेक्सा एक्वो वेनेडियम 2+ कॉम्प्लेक्स है और एक है क्रोमियम 3 कॉम्प्लेक्स। दोनों में ही लिगेंड सेम है, ज्योमेट्री सेम है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो स्प्लिटिंग एनर्जी जो है क्रोमियम 3+ कॉम्प्लेक्स के लिए ज़्यादा होगी क्योंकि इस पर आवेश ज़्यादा है। यदि मेटल आयन पर आवेश ज़्यादा होता है तो मेटल और लिगेंड में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। मेटल आयन अलग अलग हैं, उन पर आवेश भी सेम है। मेटल आयन अलग है, चार्जेस सेम है, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है। तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डी इलेक्ट्रॉन की संख्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब यदि डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो स्प्लिटिंग एनर्जी का मान घटेगा। कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स लिया हमने, हेक्सा एक्वो कोबाल्ट, और एक लिया है हेक्सा एक्वो निकल कॉम्प्लेक्स। दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन की सेम है। कोबाल्ट में 3d7 कॉन्फ़िगरेशन है और निकल में 3d8। तो निकल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम है। यदि डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो स्प्लिटिंग एनर्जी का मान घट रहा है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि स्प्लिटिंग एनर्जी घट रही है, कोबाल्ट के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है। नेक्स्ट फैक्टर है ट्रांजिशन सीरीज। 3 ट्रांजिशन सीरीज है, 3d, 4d एंड 5d। 3d से 5d तक यदि चलते हैं तो स्प्लिटिंग एनर्जी का मान बढ़ता है। 3d से 4d में स्प्लिटिंग एनर्जी 30 से 50% बढ़ जाती है। 4d से 5d चलने पर स्प्लिटिंग एनर्जी 20 to 30% बढ़ती है, क्योंकि यदि 3d से 5d चलते हैं तो d ऑर्बिटल का साइज़ बढ़ेगा, d ऑर्बिटल ज़्यादा डिफ्यूज़ होंगे और जिसके कारण मेटल और लिगेंड में ज़्यादा इंटरेक्शन होगा और स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। इसके लिए हमने एग्जांपल लिए कोबाल्ट हेक्सामिन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स, रोडियम 3 कॉम्प्लेक्स और इरिडियम 3 कॉम्प्लेक्स। तीनों ही कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ज्योमेट्री सेम है, लेकिन मेटल आयन अलग अलग है। कोबाल्ट जो है 3d सीरीज़ का मेंबर है, रोडियम 4d का और इरिडियम 5d मेंबर है। इरिडियम कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड।
कॉम्प्लेक्स मेटल और लिगेंड दोनों से बनता है, तो लिगेंड की नेचर भी स्प्लिटिंग एनर्जी पर प्रभाव डालेगी। तो इसके अंदर फर्स्ट फैक्टर लिया हमने साइज एंड पोलराइजेबिलिटी। यदि मेटल आयन का जो स्प्लिटिंग एनर्जी है साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यदि साइज छोटा है तो स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। हैलोजेंस के अंदर हमने एग्जांपल लिया है आयोडाइड से फ्लोराइड तक यदि हम चलते हैं तो साइज़ घटता है और स्प्लिटिंग एनर्जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि साइज़ छोटा होने पर इंटरलिगेंड रिपल्शन कम होगा। इंटरलिगेंड रिपल्शन कम होगा तो लिगेंड मेटल के ज़्यादा पास पहुंच सकेगा और दोनों में इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। इसलिए फ्लोराइड कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ईडियम कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में उनमें स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है। नेक्स्ट फैक्टर है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड की ज्यामिति स्प्लिटिंग एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसा कि हमने CFT हमने जब बेसिक्स लिए उनमें देखा, टेट्राहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ऑक्टाहेड्रल की तुलना में ज़्यादा कम है और स्क्वायर प्लेनर के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ऑक्टाहेड्रल की तुलना में ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं टेट्राहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ऑक्टाहेड्रल की तुलना में लगभग आधा है, जबकि स्क्वायर प्लेनर के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ऑक्टाहेड्रल की तुलना में 1.3 टाइम्स ज़्यादा है। तो जो स्प्लिटिंग है वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, इसलिए स्प्लिटिंग एनर्जी पर भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, या हम यहाँ कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स। कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होता है, जबकि वीक लिगेंड जैसे हैलोजन है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम होता है। यदि लिगेंड्स को हम उनकी स्प्लिटिंग पावर या स्प्लिटिंग एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो हमें एक सीरीज़ प्राप्त होती है, उससे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हायर एंड पर है कार्बोनिल है, साइनाइड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जबकि लोअर एंड पर है हैलोजेंस, ये दुर्बल लिगेंड है। H2O से यदि हम CO की तरफ चलेंगे तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी, तो स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, जबकि यदि हम हैलोजेंस की तरफ चलेंगे आयोडाइड की तरफ तो उनकी स्प्लिटिंग पावर घटेगी और जो लिगेंड है वो उनका वे दुर्बल हो जाएंगे। जॉर्सन ने 1962 में एक टर्म दी जी फैक्टर, मेटल आयन के लिए उन्हें जी फैक्टर दिया, और जो जी फैक्टर है जिन मेटल आयन के लिए जी फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी उनके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी जो है एफ फैक्टर लिगेंड का और मेटल के जी फैक्टर का प्रोडक्ट है। लिगेंड के लिए यदि देखें आप यहाँ तो एफ जो वैल्यू है H2O के लिए 1 है, जो वैल्यू है वो H2O के लिए 1 है। तो जिन लिगेंड्स के लिए एफ का मान 1 से ज़्यादा है वो होंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जिन लिगेंड्स के लिए एफ का मान 1 से कम है वो होंगे दुर्बल लिगेंड। तो आप पीरियोडिक आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यदि H2 है उसके लिए एफ वैल्यू 1 है, यदि हम राइट हैंड साइड चलते हैं तो एफ वैल्यू का मान बढ़ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो एफ वैल्यू का मान कम हो रहा है। तो इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर हम इसको समझा सकते हैं। लास्ट फैक्टर है वो है पाई बॉन्डिंग एबिलिटी। कॉम्प्लेक्सेस में मेटल लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन उसमें में पाई बॉन्डिंग की संभावना भी होती है। यदि मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग होती है, मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग होती है, वे जो लिगेंड हैं वो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। और मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है कि मेटल के पास भरे हुए डी कक्षक हो और लिगेंड्स के पास खाली कक्षक हो। ये कक्षक पाई एंटी बॉन्डिंग या डी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। कार्बोनिल के अंदर मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग है, लिगेंड के पास कार्बोनिल के पास पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। इस तरह साइनाइड के में भी मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग होती है। हैलोजेंस के अंदर जो कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लोअर एंड पर हैं, इनमें लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग होती है, क्योंकि लिगेंड के पास लोन पेयर है और मेटल के पास
वैकेंट ऑर्बिटल हैं तो लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग हो जाती है, वे वीक लिगेंड्स होते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट फैक्टर लेकर किस तरह से जो है स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभाव डालेंगे, हमने ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, इनके लिए डी ऑर्बिटल्स का विभाजन कैसे होगा। थैंक यू।